स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं और चैप्टर नंबर 18 आपको पता है हम स्टार्ट किया है और अभी हमने चैप्टर नंबर 18 का सिर्फ पहला टॉपिक डिस्कस किया था। एक इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड स्केच आपकी बुक में बना हुआ है वो बना हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म का, स्पर्मेटोफाइट में से, और तीसरे नंबर पर जो नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म के भी, और साथ जो आगे 3 टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें पार्थिनोकार्पी का टॉपिक है वो भी इसमें डिस्कस होगा, सीड डोरमेंसी का टॉपिक भी डिस्कस होगा, फ्रूट सेट और फ्रूट ग्रोथ का टॉपिक भी इसके साथ ही डिस्कस होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म या लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। तो डियर स्टूडेंट, एक ऐसा पौधा जिसमें आप देखते हैं रूट है, स्टेम है, लीफ है, और जब वो पौधा बड़ा हो गया तो उसके ऊपर फ्लावर्स आ गए, तो ये प्लांट बिलोंग करता है स्पोरोफाइट जनरेशन से। अब जब हमने कह दिया कि ये प्लांट बिलोंग करता है जिसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, वो बड़ा हुआ, उसके ऊपर फ्लावर आ गए, ये बिलोंग करता है स्पोरोफाइट से, तो जितने स्पोरोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक थे अंडरस्टूड है कि वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। यानी ये डिप्लॉइड भी होगा, ये मियोसिस से स्पोर्स भी पैदा करेगा, और ये स्टार्ट जाइगोट से होगा, एम्ब्रियो से स्टार्ट होगा, जाइगोट एम्ब्रियो से। तो हमें बाकी रूट स्टेम लीफ की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। फ्लावर का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है वो होता है इसका फ्लावर। डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल में जब हम फ्लावर बनाने जा रहे हैं तो इससे अंडरस्टूड बात है कि ये स्पोरोफाइट प्लांट है। अब इसमें फ्लावर के पार्ट्स की हम बात करें तो फ्लावर की स्टॉक है, डंडी है, फ्लावर का ब्रॉडर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, और इसमें सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, फिर इसके बाद इसमें स्टेमन्स हैं और कार्पल्स हैं। ये फ्लावर है। ये अब हम इसके पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखें फ्लावर के जो बेसिक पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम इस फ्लावर के साथ लिखने जा रहे हैं स्पोरोफाइट, बिकॉज़ ये फ्लावर उस पौधे पर लगेगा जो बिलोंग करता है स्पोरोफाइट जनरेशन से। अगर हम पूरा लिखने की बजाय इसको 2n भी लिख दें तो भी अंडरस्टूड बात है कि ये स्पोरोफाइट में। अब इसकी इस स्टॉक को कहा जाएगा पेडिसल, इसके इस ऊपर वाले ब्रॉड हिस्से को कहा जाएगा थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं इनको कहा जाता है सेपल्स, और ये हमें पता है कि सेपल्स मिलकर बनाती हैं कैलेक्स। अब उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है ये इसका कलरफुल पार्ट होता है, इनको कहा जाता है पेटल्स। अब ये फ्लावर के नॉन इसेंशियल पार्ट थे, मगर जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे यहाँ से। इस शाख को कहा जाता है फिलामेंट, और इसके ऊपर इस चौड़े हिस्से को, थिक पार्ट को कहा जाता है एंथर। स्टेमन और एंथर, फिलामेंट और एंथर मिलकर बनाते हैं स्टेमन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रख लें कि ये जो स्टेमन है, स्टेमन ये फ्लावर का मेल पार्ट है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है क्योंकि अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो स्टेमन को बेसिकली कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, ये असल में माइक्रोस्पोरोफिल है। उसके बाद जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, इसको रेस कर देते हैं इसकी क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल।
ओव्यूल का अदर नेम होता है मेगा स्पोरेंजियम, और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर कहलाते हैं कार्पल, और कार्पल को कहा जाता है मेगा स्पोरोफिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लावर प्लांट्स का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। यहाँ पर एक बात याद रख लें कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें फ्लावर कब प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक शूट होती है, शूट को अगर हम दरख्त पे लगी हुई शाख को डिफ़ाइन करें टेक्निकली तो हम कहते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर, या स्टेम, पार्ट ऑफ द स्टेम विच बियर लीव्स, स्टेम का वो हिस्सा जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए हों उसको शूट कहते हैं। तो ये जो फ्लावर आपके सामने बना है ये भी एक शूट है, मगर ये आम शूट की तरह नहीं है जिस पे हमें ग्रीन कलर के पत्ते लगे हुए नज़र आते हैं। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट विच इज़ इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये किस लिए मॉडिफाई हुई है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस पर जो लगे हुए पत्ते हैं उनको हम नाम देंगे फ्लोरल लीव्स का। तो ये जो फ्लावर है पूरा, ये एक मॉडिफाइड शूट है। इसकी शाख का नाम पेडिसल है, इसके ब्रॉड हिस्से का नाम थैलेमस है, इसके ऊपर सेपल्स हैं, और ये इसकी जो कलरफुल पार्ट्स थे इनको कहा जाता है पेटल्स। फिर ये इसके 4 बल्ब्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स। इसमें से जिस तरह स्टेमन इसका फीमेल पार्ट है तो स्टेमन इसका मेल पार्ट है तो कार्पल इसका फीमेल पार्ट है। इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, इसको कहा जाता है मेगास्पोरोफिल। फिल का मतलब PHYLL, इसका मतलब होता है लीफ। फिल PHYLL का मतलब है लीफ। ऐसा पत्ता जिसके ऊपर मेगास्पोर्स बने उसको कहते हैं मेगास्पोरोफिल, और वो कौन है? कार्पल। अब आपको देखने में ये सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल पत्ते लग भी नहीं रहे बिल्कुल, क्योंकि ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये नॉर्मल लीव्स नहीं हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो माइक्रोस्पोरोफिल वो पत्ता जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोरोफिल वो पत्ता जिसके ऊपर मेगास्पोर बनेंगे। तो ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं इनके क्रॉस सेक्शन के ज़रिए, और कि ये आगे चल के कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेमन को। स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन या फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिलामेंट को छोड़ दें। इसके एंथर को अगर हम कट करके क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो हमें इसके अंदर 4 सैक्स नज़र आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सैक्स। इन सैक्स को कहा जाता है पोलन सैक्स। These sacs are known as pollen sacs. पोलन सैक्स इसलिए बिकॉज इन सैक्स के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, पोलन सैक्स ही असल में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। अब इनके इस एक पोलन सैक को हम यहाँ बना लेते हैं। इसमें ये जो सेल पाया जाएगा इसको कहा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, विच इज़ अ 2-end डिप्लॉयड सेल। अब डियर स्टूडेंट, जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगी, रिडक्शन डिवीजन मीन मियोसिस का अमल होगा, तो इससे 4 सेल्स पैदा होंगे। इन सेल्स को कहा जाएगा माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स होंगे 1n हैप्लॉइड। अब आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो स्टेमन है हमने इसे माइक्रोस्पोरोफिल क्यों कहा है। इसके ये वाली जो स्टॉक है इसका नाम है फिलामेंट, इस स्वेलन पोर्शन का नाम है एंथर। एंथर को हमने काट के देखा तो इसमें हमें 4 अदद पोलन सैक्स नज़र आए, जिनको आप माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। स्पोरेंजियम सिंगुलर होता है, स्पोरेंजिया प्लूरल होता है। जब हमने इसको कट करके देखा तो इसके अंदर हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल नज़र आए। बहुत सारे होंगे, हमने एक ड्रॉ किया। जो चेंजेस एक के अंदर आएंगे वही सब के अंदर आएंगे। इसमें मियोसिस हुई और इनसे 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, जिन्हें हमने माइक्रोस्पोर्स का नाम दिया। दीज माइक्रोस्पोर्स विल डिवाइड बाय माइटोसिस, और इनके अंदर 2 न्यूक्लियस पैदा होंगे।
एक न्यूक्लियस को बोला जाएगा इसमें से ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को बोला जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इस स्टेज पर ये कहलाएगा पोलन ग्रेन। इसके बाद इसमें जो बाकी चेंजेस आएंगे वो आएंगे आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ये जब एंथर फटेगा पोलन ग्रेन्स निकलेंगे। ये पोलन ग्रेन इसी या किसी और कार्पल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा पॉलिनेशन। इसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो पॉलिनेशन के बाद आएंगे। तो हम इनको लिख दिया है वहाँ, इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। इसमें एक लंबी ट्यूब पैदा होगी। इस ट्यूब को कहा जाएगा पोलन ट्यूब और इसके सिरे पर एक न्यूक्लियस होगा जिसको वही पहले वाला ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाएगा। और इसके पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 अदद बना देगा स्पर्म या स्पर्म न्यूक्लियाई। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है इसके 3 नाम हैं। इसको कहा जाता है या तो पोलन ट्यूब, या इसको कहा जाता है मेल गेमिटोफाइट, या इसको कहा जाता है माइक्रो गेमिटोफाइट। एक ही बात है। अब क्यों कहते हैं पोलन ट्यूब? इसलिए क्योंकि ये पोलन ट्यूब के अंदर स्पर्म मौजूद हैं, ये मेल गेमीट्स हैं, मेल गेमिटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर से बना है, ये सारा स्ट्रक्चर इस माइक्रोस्पोर से बना है, इसलिए इसे माइक्रो गेमिटोफाइट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने देखा कि किस तरह से एक जो माइक्रोस्पोरोफिल था, स्टेमन था, उसके एंथर के अंदर पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की मियोसिस के ज़रिए माइक्रोस्पोर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें से सिर्फ हमें जिस पार्ट को यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत है वो है इनका बेसल ब्रॉडर पोर्शन, जिसे कहा जाता है ओवरीज। डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी ओवरीज हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और बेसल ब्रॉडर पोर्शन को ओवरी कहते हैं। और ओवरी में ये मौजूद है ओव्यूल। ओव्यूल में ये एक छोटा सा सुराख भी है। अब इनके नाम लिख लेते हैं। इट विल बी कॉल्ड एज ओवरी एंड इट विल बी कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल बेसिकली होता है मेगा स्पोरेंजियम, मगर इसके ऊपर ये कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। और इसके अंदर ये जो सेल मौजूद है इसको कहा जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल। जिस तरह माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सारी माइक्रो की टर्म यूज़ की गई हैं, यहाँ पे सबके साथ मेगा की टर्म्स यूज़ की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो लार्जर पार्ट है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इन्हें इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें जो सुराख है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं और ओव्यूल का ही दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम है। अब डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं, अब आगे हमें ओवरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओव्यूल को बनाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल भी उसी तरह मियोसिस से डिवाइड करेगा जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड हुआ, या रिडक्शन डिवीजन, और इसके नतीजे में भी 4 सेल बनेंगे। मगर उन चारों सेल में से बचेगा एक। बाकी ये जो 3 सेल्स हैं इनको हम डॉटेड लाइन में बना रहे हैं। ये डॉटेड लाइन में बनाने का मतलब ये है कि ये सेल्स बनेंगे ज़रूर, मगर ये डिजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो सेल बचेगा इसको कहा जाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर। ये 1n होगा हैप्लॉइड। अब इसमें होगी 3 बार माइटोसिस। जब ये 3 बार माइटोसिस करेगा तो ये पैदा करेगा 8 सेल्स, जिसमें से 3 एक पोल पर होंगे
2 दरमियान में होंगे, 3 दूसरे पोल पर होंगे। ये जो 3 हैं इनमें से दरमियान वाला कहलाएगा एग, ओवम। इनके ये जो 2 साइडों पर सेल्स हैं इनको कहेंगे साइनर्जिड्स। इन तीनों सेल्स को कहा जाएगा एंटीपोडल सेल्स, और दरमियान वाले जो 2 हैं इनको कहा जाएगा फ्यूजन न्यूक्लियाई। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले इन सेल्स की तादाद की बात करें तो एग की तादाद है 1, साइनर्जिड्स की तादाद है 2, एंटीपोडल सेल्स की तादाद है 3 और फ्यूजन न्यूक्लियाई की तादाद है 1। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप इसके सेल्स की बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। और इस स्ट्रक्चर के भी 3 नाम हैं। इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, या इसको कहा जाता है मेगा गेमिटोफाइट, या इसको कहा जाता है फीमेल गेमिटोफाइट। अब रीज़न्स आप देख सकते हैं। एम्ब्रियो सैक इसलिए कि जब इस एग की फर्टिलाइजेशन होगी तो इसी सैक के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा, इसलिए इसका नाम एम्ब्रियो सैक है। और मेगा गेमिटोफाइट इसलिए क्योंकि ये सारा किससे पैदा हुआ है, मेगास्पोर से। और फीमेल गेमिटोफाइट इसलिए क्योंकि ये एग जो है फीमेल गेमिटोफाइट है। तो यहाँ पर अब आपने एक बात याद रखनी है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो एम्ब्रियो सैक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियाई कितने हैं तो आपने कहना है 8, सेल पूछे जाएं कितने तो आपने कहना है 7। उसकी वजह ये है कि ये जो दरमियान वाले सेल्स हैं ये सेल तो फ्यूज्ड हो गए हैं मगर इनके न्यूक्लियाई अभी फ्यूज्ड नहीं हुए। तो जब इनके न्यूक्लियाई काउंट करेंगे वो 2 होंगे, सेल काउंट करेंगे 1 होंगे। तो एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। अच्छा, अब इसके बाद ये हमने यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ ली हैं कि किस तरह मेल गेमिटोफाइट बना, किस तरह फीमेल गेमिटोफाइट बना। अब इसके बाद जो बाकी चेंजेस हैं वो आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर पॉलिनेशन। तो वो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर हम अब इसको पूरा स्ट्रक्चर को बनाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होगा इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद बेसल ब्रॉडर पार्ट जिसको कहा जाता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ये मौजूद है ओव्यूल, ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स जिनको इंटीगुमेंट्स कहा जाता है, और ये इसका माइक्रोपाइल, और ये इसके अंदर एंटीपोडल सेल्स, फ्यूजन न्यूक्लियाई, एग और साइनर्जिड्स, वो जो चीज़ें हमने वहाँ बनाई। जब ये पोलन ग्रेन आकर गिरेगा यहाँ पर स्टिग्मा पर तो इससे डेवलप होगी पोलन ट्यूब। दिस पोलन ट्यूब विल मूव थ्रू द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और रिमेंबर कि यहाँ पर उसमें 2 स्पर्म थे। जब ये 2 स्पर्म 2 एग के 2 फीमेल सेल्स के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर एक फिनोमेना होगा, इसको कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में याद रख लें, एक तो मिलता है एग प्लस स्पर्म, दूसरा इसमें होता है स्पर्म प्लस फ्यूजन न्यूक्लियाई। अब इन दोनों के नतीजे में आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 स्पर्म 2 फीमेल सेल्स के साथ मिले हैं, ये प्रोसेस कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बना देंगे जाइगोट, और फ्यूजन न्यूक्लियाई और स्पर्म की फ्यूजन के नतीजे में बनेगा एंडोस्पर्म, जिसमें खुराक जमा होगी सीड के नया प्लांट बनाने के लिए, जर्मिनेशन के लिए। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डियर स्टूडेंट, ये जो ओवरी है ये बन जाएगी फल और ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड के अंदर। तो इस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट किस तरह से अपने लाइफ साइकिल के दौरान फ्लावर के ज़रिए
मेल गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट पैदा करता है। इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट अगर आप बुक के जो हमारी बुक में इसका टेबल दिया हुआ है, इसको आप स्टार्ट करें फ्लावर से। तो फ्लावर से जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पूरा फ्लावर है इसके नीचे एक वर्ड यूज़ किया गया है बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। तो आपने ये देखा कि ये जो इसका कार्पल है ये इसका फीमेल पार्ट है और स्टेमन इसका मेल पार्ट है। अब फ्लावर से आगे अगर हम कंटिन्यू करें पहले स्टेमन्स की तरफ, तो ये हमारे पास स्टेमन आ गया। स्टेमन का मैंने आपको बताया अदर नेम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, और उसकी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये इधर अब आप बुक के साथ फॉलो करें मेरी बात को। अच्छा, इस माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन को जब हमने फॉलो किया तो इसके इस एंथर के अंदर मौजूद थे पोलन सैक्स। पोलन सैक्स को और क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बुक में ये पोलन सैक का वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन एक ही बात है, एंथर और एंथर के अंदर ये पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही बात है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे देखें इसमें क्या लिखा है, मियोसिस हुई और मियोसिस से क्या पैदा हुए, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स किस में चेंज हो गए, पोलन ग्रेन्स के अंदर, जिसमें दो न्यूक्लियाई हैं, एक है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो आफ्टर पॉलिनेशन आएंगे। वो चेंजेस ये आए कि जो ये देखें लिखा है वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस। प्रोथैलस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्लांट तो है ये मगर इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है। तो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट, दो मेल गेमिटिक न्यूक्लियाई इसके अंदर मौजूद हैं। ये दो स्पर्म यानी कि इसके अंदर स्पर्म न्यूक्लियाई मौजूद हैं जो कि मेल गेमिट्स का काम कर रहे हैं। अब फ्लावर पे वापस आ जाएं तो फ्लावर से अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला जिसे कार्पल कहते हैं, इसके नीचे ही साथ ही लिखा हुआ है मेगास्पोरोफिल। तो हमने यही बात की थी कि कार्पल को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। इस कार्पल के अंदर ये मौजूद है ओव्यूल और ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर ये हमने पढ़ा कि कौन से सेल मौजूद हैं, मेगास्पोर मदर सेल, और इनमें मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद आगे लिखा हुआ है मेगास्पोर और डायरेक्ट लिख दिया है कि फिर उसमें ये 3 बार माइटोसिस के नतीजे में एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब नीचे पॉलिनेशन के बाद वाले पैराग्राफ में देखें तो फीमेल प्रोथैलस और वेस्टिजियल, वेस्टिजियल वो होते हैं जो सेल्स आगे यूज़ नहीं होते। इसके 3 नाम हैं, मैंने आपको बताया कि इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसको फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं और मेगा गेमिटोफाइट भी कहते हैं। इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई हैं। अब इसमें देखें एक एग सेल है, एग न्यूक्लियस है, 3 एंटीपोडल हैं, 2 साइनर्जिड्स हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अगर आप इन न्यूक्लियाई को काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 8, इन सेल्स को काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 7। मगर आगे जो 2 सेल फ्यूज्ड हो गए वो कौन से हैं, एक एग और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई थे 2 स्पर्म के साथ। एक स्पर्म एग के साथ मिलके ये बताया आपको जाइगोट बन जाएगा और एक स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके ट्रिप्लॉइड 3n, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये 3n होता है, ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3n, ये बन गया। अब इसमें से इसके ज़रिए एंडोस्पर्म बना जो 3n था और जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम जो ओव्यूल है उसको सीड कहते हैं और ओवरी को हम फ्रूट का नाम देते हैं। तो ये पूरा लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं। चाहे आपको आसानी लगे तो ऐसे ड्रॉ कर लें जैसे बुक में ड्रॉ किया हुआ है, आपको आसानी लगे तो वैसे ड्रॉ कर लें, मगर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किसके अंदर मॉडिफाई हुआ है। दूसरा जो साइकिल है जिम्नोस्पर्म का वो भी आप बुक से देख लें। उसमें सिर्फ आपने ना 2 डिफरेंसेस देखने हैं। एक तो फ्लावर की जगह पर कॉन्स होंगी, मेल कॉन फीमेल कॉन, और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह उसमें बनेगा। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं पाइनस ट्री से, जहाँ लिखा हुआ है ये आप, और इसमें एक मिस्टेक है वो भी सही कर लीजिएगा। पाइनस ट्री डिप्लॉयड लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब इसके पहले मेल कॉन की तरफ चलते हैं। मेल कॉन इसी तरह उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल, उनमें क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक, सेम सीक्वेंस है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा। अब ये आगे आपने ठीक करना है, ये देखें आप बुक में लिखा हुआ है आगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहले भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस के बाद भी। तो बाद वाला क्या होना चाहिए,
सिर्फ माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बना देता है, मदर सेल नहीं रहता। तो ये आप इसमें करेक्शन कर लें, जो आगे माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा है उसकी जगह सिर्फ माइक्रोस्पोर्स कर लें और 2n को 1n कर लें। अब इसी तरह वापस आ जाएं पाइनस ट्री के ऊपर फीमेल कोन पर। इसी तरह फीमेल कोन में क्या होंगे, मेगास्पोरोफिल, उसमें जो ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगे, उसी तरह एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। बाकी चेंजेस आएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। देखें फीमेल प्रोथैलस हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन, ये आर्चिगोनिया होंगे इसमें, जिसमें एक एग बचेगा, बाकी जितने भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। मेल प्रोथैलस में हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन है, एंथेरिडियल सेल से मेल गेमीट होगा जो पोलन ट्यूब के अंदर होगा। अब ये पोलन ट्यूब से मेल गेमीट आएगा और आर्चिगोनिया से एग फर्टिलाइजेशन होगी इनसाइड आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट एम्ब्रियो यानी कि ओव्यूल सीड में चेंज हो गया। इनमें 3 फ़र्क याद रख लें। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स कॉन्स होंगी, नंबर 1 चेंज डिफरेंस जो होगा। नंबर 2 जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। नंबर 3 जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड बिकॉज देयर इज़ नो ओवरी, दैट इज़ वाई नो फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होंगी, जो एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ होंगी, वो 3 चीज़ें ये हैं कि जिम्नोस्पर्म में इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स कॉन्स डेवलप होंगी, नंबर 1। नंबर 2 जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। नंबर 3 जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी बिकॉज है ही नहीं, तो इसलिए फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि एंजियोस्पर्म में कॉन्स की जगह पे फ्लावर्स होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन भी होगी और ओव्यूल से सीड डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन के बाद और ओवरी से फ्रूट डेवलप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि किस तरह से ये इसमें जिम्नोस्पर्म अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, वो भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म भी अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक अब डिस्कस किए गए हैं वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से हैं। पार्थिनोकार्पी हो गया, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो इस साइकिल से ही आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे पार्थिनोकार्पी की अगर हम बात करें तो पार्थिनोकार्पी का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बग़ैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फल बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा पार्थिनोकार्पी। इस केस में क्या होगा, ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बट ओव्यूल विल डेवलप इनटू नो सीड फॉर्मेशन। इनके अंदर कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होगी और ऐसा होता इस वजह से है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। अगर किसी वजह से ऑक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो हम अभी तस्वीर भी बना रहे थे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसमें ओव्यूल, ये ओवरी जो है और ये ओव्यूल जो है, ओवरी से बनता है फ्रूट नॉर्मली और ओव्यूल से बनता है सीड। इस केस में क्या होगा कि सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, फ्रूट फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे जो फल होंगे वो सीडलेस फ्रूट होंगे, उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाएगा। और इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं ग्रेप्स, बनानास और आर्टिफिशियली भी कुछ जो पेपर्स होती हैं जैसे मिर्चें होती हैं या
कोई टोमेटोज़ होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पार्थिनोकार्पी को ऑक्सिन हार्मोन को अप्लाई करके, कि वो बग़ैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएं फ्रूट के अंदर और उनमें सीड डेवलप ना हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है सीड डोरमेंसी का। तो सीड डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि सीड का फॉर्मेशन के बाद इनएक्टिव हो जाना, और जब तक उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलती उसका इनएक्टिव रहना, डोरमेंट रहना, ग्रोथ को वहीं पर सप्रेस कर देना। और इसका फ़ायदा ये है कि जब किसी भी प्लांट से सीड निकलते हैं तो वो सीड दूर दराज इलाकों में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब हर सीड को सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती, सूटेबल कंडीशन में टेम्परेचर भी आता है, पानी भी आता है, तो ये इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल कि जब तक सूटेबल क्यूज़ नहीं आते वो जो सीड है वो डोरमेंट रहे, इनएक्टिव रहे, और जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलें तो वो अपनी ग्रोथ को उधर से ही स्टार्ट कर दे। तो एक ये टर्म है सीड डोरमेंसी, और इसके अपोजिट टर्म है सीड जर्मिनेशन। जब तक ग्रोथ नहीं होगी इसको कहा जाएगा डोरमेंट है, और जब सीड से नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा इसको कहा जाएगा कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। डियर स्टूडेंट, फ्रूट सेट के हवाले से कि फ्रूट कैसे बनना शुरू होता है, ये 3 टर्म्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जब पॉलिनेशन होती है, इधर पोलन ग्रेन आके गिरता है, इससे डेवलप होती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जैसे जैसे स्टिग्मा स्टाइल से गुजरती है, पोलन ट्यूब इटसेल्फ एक हार्मोन पैदा करती है, उस हार्मोन को कहा जाता है ऑक्सिन। इसके साथ साथ ये जो स्टिग्मा जिसके ऊपर ये पोलन ग्रेन आके फॉल किया था, और ये स्टाइल को भी स्टिमुलेट करती है कि वो भी कौन सा हार्मोन पैदा करे, ऑक्सिन। यानी पोलन ट्यूब इटसेल्फ सोर्स है ऑक्सिन हार्मोन को पैदा करने का, इसने स्टाइल को स्टिमुलेट किया कि वो ऑक्सिन हार्मोन पैदा करे। इसी पोलन ट्यूब ने जब ओवरी में जाना है तो ओवरी से भी क्या पैदा होगा, हार्मोन पैदा होगा जिसका नाम है ऑक्सिन। अब ये जो हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन है ओवरी के अंदर, पोलन ट्यूब से भी सिक्रीट हुआ, स्टाइल से भी सिक्रीट हुआ, और उसके बाद ये ओवरी से भी सिक्रीट हुआ। जो हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन है ये वजह बनेगा फ्रूट सेट की। तो फल बनने का अमल 3 मरहलों में पूरा होता है। पहले मरहले को कहते हैं फ्रूट सेट यानी रिटेंशन ऑफ ओवरी। अब यानी कि एब्सिशन डिले हो जाएगी, ये ओवरी यहाँ पर अटैच रहेगी, बाकी सारे पार्ट फ्लावर के गिर जाएंगे। तो जितनी एब्सिशन डिले होगी उतने ज़्यादा फूल दरख्त पर, पौधे पर लगे रहेंगे और फलों की पैदावार ज़्यादा होगी। उसके बाद इसमें होती है फ्रूट ग्रोथ। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये ओवरी के साइज़ में इनलार्ज होने को हम बोलते हैं फ्रूट ग्रोथ। और तीसरा होता है फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट सेट है ये तो ऑक्सिन के कंट्रोल में है, फ्रूट ग्रोथ भी ऑक्सिन के कंट्रोल में है, और जो फ्रूट राइपनिंग है ये ईथीन हार्मोन के कंट्रोल में है। पिछले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं, ये ओव्यूल से जो सीड डेवलप हो रहा है या ओवरी, ये 3 हार्मोन्स का सोर्स होता है। ऑक्सिन का इसमें पैदा होता है, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन्स इसके अंदर पैदा होते हैं। और डियर स्टूडेंट, जब ये ओवरी एनलार्ज हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये ओवरी एनलार्ज होके चेंज हो जाती है फ्रूट में, ये फॉर एग्जांपल ओवरी जो है एनलार्ज होके फ्रूट में चेंज हो गई, तो जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, ओवरी वॉल बिकम फ्रूट वॉल, और फल की दीवार को कहा जाता है पेरिकार्प। और जब एक फल पक जाता है तो इसके अंदर जितनी मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक। ये टर्म शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। बर्स्ट का मतलब यहाँ पर लफ्ज़ का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द डेवलप्ड सीड। पूरे इस डेवलप्ड फ्रूट, फल के अंदर राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बाद जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं अगर वो रुक जाती हैं तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक। बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन राइपन्ड फ्रूट्स
इज़ नोन एज क्लाइमेक्टेरिक। तो डियर स्टूडेंट, ये 2-3 चीज़ें बस इसमें आप याद रख लें। पोलन ट्यूब ऑक्सिन का ज़रिया है, स्टाइल ऑक्सिन का सोर्स है, ओवरी ऑक्सिन का सोर्स है। ये रिटेंशन ऑफ ओवरी होगी तो फ्रूट सेट, फ्रूट ओवरी बड़ी होगी तो फ्रूट ग्रोथ, और राइपनिंग ईथीन का काम है कराना। और जो डेवलपिंग सीड्स हैं ये ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन, इन तीनों हार्मोन्स का सोर्स होते हैं। फ्रूट बनने के बाद जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है क्लाइमेक्टेरिक। और ये वो टाइम होता है जब फल ने पकना होता है। इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन विच इज़ नोन एज ईथीन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म को डिस्कस किया, एंजियोस्पर्म को डिस्कस किया। इसके बाद ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, जैसे पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस से होता है, फिर सीड डोरमेंसी के जब तक सीड को प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलती वो सीड डोरमेंट रहता है, और जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती हैं तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। फिर किस तरह से पोलन ट्यूब, स्टाइल, ओवरी मिलकर रिटेंशन ऑफ ओवरी और फ्रूट ग्रोथ कराते हैं। फल की दीवार को पेरिकार्प कहते हैं जो ओवरी की वॉल से बनी होती है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड और राइपन्ड और एनलार्ज ओवरी को फ्रूट कहा जाता है। और जब फ्रूट बन जाता है तो ईथीन हार्मोन उसकी राइपनिंग का बाइस बनता है, और इसकी जो रिस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रुक जाना है, इस कंडीशन को क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। इसमें से, इस सारे हिस्से में से कोई MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होगा इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर को इधर ही कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।